गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी लोग सुबह सुबह जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में डेफिनेटली आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। इस टॉपिक में बोर्ड एग्जामिनेशन से किस प्रकार क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है, 1 नंबर एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। देखो, मैं एक बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसमें लगभग सभी चीज़ें आ जाएंगी। हमारा क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में बड़े क्वेश्चन में आता है तो आपसे पूछा जाता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखो, आप सभी लोगों ने इससे पिछले वीडियोस में राउल्ट का नियम पढ़ा था। ये पूरा टॉपिक उसी पर आधारित है। राउल्ट का नियम हमने आपको बताया था कि यदि दोनों घटक वाष्पशील हों, यदि विलयन के दोनों घटक वाष्पशील हों, दोनों घटक वाष्पशील हों तो राउल्ट के नियम से मान लो 2 घटक हैं, घटक का नाम है A और दूसरे घटक का नाम है B। तो राउल्ट का नियम आपने क्या सीखा था कि जो A घटक का वाष्प दाब होगा वो विलयन में A के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो हमको मिलेगा शुद्ध वाष्प दाब A का। इसी तरह से घटक B के लिए हमने क्या सीखा था, PB समानुपाती B के मोल प्रभाज्य के समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये राउल्ट का नियम था इंडिविजुअल एक एक घटक पर। और अगर हम पूरे विलयन का वाष्प दाब देखें तो PS बराबर क्या पड़ा था, PA प्लस PB मान रखेंगे तो PS बराबर चाई A PA 0 प्लस चाई B PB 0। ये हमारा था राउल्ट का नियम, पढ़ा हुआ था। देखो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, मैंने राउल्ट के नियम को एक फ्रेश वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। दोनों घटक वाष्पशील हो तब क्या होता है, और एक घटक वाष्पशील हो जबकि दूसरा घटक अवाष्पशील हो तो राउल्ट का नियम क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस देख लें। साथ ही साथ राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो भी मैंने 2 वीडियोस में कराए हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ना है तो मैंने एक ब्रीफ आपको बता दिया है कि अगर हमारे दोनों घटक वाष्पशील हों तो राउल्ट का नियम एक घटक पर इस तरह लगता है, दूसरे घटक पर इस तरह लगता है और पूरे विलयन पर इस तरह लगता है। ये राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था। अब हम ऐसे विलयनों की बात कर रहे हैं जो तापमान और सांद्रता की विशाल रेंज में या विशाल परास में, मतलब तापमान कितना भी हो जाए, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, तापमान काफ़ी सारा बदल सकता है और सांद्रता हो सकता है दोनों विलयन में एक घटक कम हो दूसरा घटक ज़्यादा हो, या दोनों घटक बराबर हो या दूसरा घटक कम हो पहला घटक ज़्यादा हो, तो सांद्रता भी बदल सकती है, तापमान भी बदल सकता है। तो तापमान और सांद्रता को अगर हम बदल दें और हम देखें कि तब भी जो बनने वाला विलयन है वो राउल्ट के नियम का लगातार पालन कर रहा है तो हम बोलेंगे ये विलयन आदर्श विलयन है। क्या हो गया परिभाषा, कि ऐसे विलयन जो तापमान और सांद्रता की विशाल परास मतलब एक बिग चेंज में, बहुत बड़ा, जो बिग रेंज में कह सकते हो, ठीक है, वे विलयन जो तापमान और सांद्रता के विशाल परास में भी राउल्ट के नियम का लगातार पालन करते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन विलयनों को हम आदर्श विलयन कहते हैं।
आदर्श विलयन के हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, यहाँ समझिएगा। देखो पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन कितना आता है और आपको कितना लिखना है, कारण मैं आपको सभी चीज़ों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने कहा आदर्श विलयन के उदाहरण लिखो, तो देखो मैं कई उदाहरण लिख रहा हूँ, आपको जो उदाहरण याद करना हो वो कर लीजिएगा। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये हमारा पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बेंजीन, ये लिख लीजिएगा, मैं सिंबल लिख रहा हूँ केवल, बेंजीन और टोलुइन, ये क्या है, टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन का जो मिक्सचर है वो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, दूसरा उदाहरण है। हमारा तीसरा उदाहरण है एन हेक्सेन, 6 कार्बन की एल्केन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन 7 कार्बन की एल्केनों का मिक्सचर, ये भी आदर्श है। उसके बाद SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर, ये भी आदर्श विलयन है। अगर हम देखें तो C2H5Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोएथेन, और C2H5I आइडोएथेन का मिक्सचर, ये भी आदर्श विलयन है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, ये भी आदर्श विलयन है। C2H5, सॉरी ये तो हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो हमारे विलयन हैं ये सभी आदर्श विलयन हैं। अब आप कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे, कौन आदर्श है कौन नहीं है, बात करते हैं। फिलहाल अगर हमने आपसे बोला कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो, तो एटलीस्ट आप डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो कि ऐसे विलयन जो तापमान और सांद्रता की विशाल परास में लगातार राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मतलब अगर एक घटक पे लगाएं तो इन नियमों का पालन होना चाहिए, इसका या इसका, और पूरे विलयन पे लगाएं तो इस नियम का पालन होना चाहिए। मतलब थ्योरी से अगर हम इसका आंसर निकालें और प्रयोग से अगर आंसर निकालें तो आंसर कैसे आने चाहिए, समान आने चाहिए। तो ऐसे विलयन जो तापमान और सांद्रता की विशाल परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन विलयनों को हम आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। उदाहरण आपके सामने इतने सारे हैं, कोई भी 2-3 उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। अब बात होती है दूसरे टाइप के विलयनों की। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ध्यान से समझना। अभी मैं आदर्श पर वापस आ रहा हूँ, पहले मैं आपको उतनी चीज़ें सिखा दूँ जितनी चीज़ें आवश्यक हैं, तो फिर आपको फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की। थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा होगा कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। हम क्या बोलेंगे इसमें कि ऐसे विलयन जो तापमान और सांद्रता की विशाल परास में, ये हमने बोल दिया था, यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई ये पालन ही नहीं करते। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं या राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन विलयनों को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। क्लियर है? अनादर्श विलयन की परिभाषा क्या है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, उन्हें हम अनादर्श विलयन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अनादर्श विलयन है उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी है जिसमें हम बोलते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और दूसरा कैटेगरी है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो राउल्ट का नियम है ये, तो बताओ धनात्मक विचलन में हमारा आंसर क्या आएगा, P शुड बी ग्रेटर देन PA प्लस PB। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल तरह, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। P शुड बी ग्रेटर देन PA प्लस PB होगा, मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब घटक के वाष्प दाबों के योग से भी ज़्यादा आने लगे प्रायोगिक तौर पर। देखो थ्योरी के अनुसार तो हम ऐसे ही निकालेंगे,
मगर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम देखेंगे कि विलयन का वाष्प दाब तो घटक के वाष्प दाब के जोड़ से भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। और ऋणात्मक विचलन के लिए क्या होगा? P लेस देन या PS लेस देन क्या होगा? PA प्लस PB। क्लियर है? अब यहाँ पर दो टर्म और सीख लीजिए आप कि जो आदर्श विलयन होते हैं उसमें जो डेल्टा H मिक्सिंग होता है वो 0 होता है, डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है। देखो मैं सभी के मतलब सिखाने वाला हूँ आपको, केवल आप पहले समझ लीजिए। जितने टर्म्स हैं मैं लिख दूँ एक बार, फिर उसके बाद हम केवल थ्योरी के बाद हम उसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि हमारे फैक्ट तो क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा? आदर्श विलयनों के लिए राउल्ट के नियम का पालन होता है। नंबर 1, आदर्श विलयनों के लिए डेल्टा H मिक्सिंग का मान 0 होता है और डेल्टा V मिक्सिंग, पढ़ते मिक्सिंग है और लिखते MIX है, ठीक है। डेल्टा V मिक्सिंग का मान कितना होता है? 0। ये क्या चीज़ है अभी बताते हैं। और जब धनात्मक विचलन की बात करेंगे तो डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इट शुड बी ग्रेटर देन 0 धनात्मक में। और ऋणात्मक में क्या होगा? डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन क्या होगा? 0 होगा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उदाहरणों की कि कौन से विलयन हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और कौन से विलयन हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मैं सभी चीज़ों के कारण पर आ रहा हूँ। तो देखो धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करते हैं, इसको मैं बोर्ड पर ऊपर लिख रहा हूँ। देखो ये मैंने इस तरह से कॉलम बना दिए, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कौन सा? जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, और इस तरफ कौन सा लिख रहा हूँ? जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो याद रखिए धनात्मक विचलन में पहला सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एथिल अल्कोहल और जल का। ये जो विलयन है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसी तरह से एथिल अल्कोहल की जगह अगर हम मेथिल अल्कोहल ले लें, CH3OH और जल ले लें, तो ये भी धनात्मक विचलन ही प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो ईथर होता है, ईथर में हम डाईएथिल ईथर लेते हैं प्रमुखता से, और एसीटोन, एसीटोन आपको पता है इसका अगर मिक्सचर ले लें तो ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, ये भी धनात्मक विचलन ही प्रदर्शित करता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन, ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर भी धनात्मक विचलन ही प्रदर्शित करता है। और एक उदाहरण और ले लीजिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखे हैं ये सब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब इन विलयनों के लिए जो कुल वाष्प दाब का मान होता है वो घटक के वाष्प दाब के जोड़ से भी ज़्यादा होता है। डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों, क्या, कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ। उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने पहले उदाहरण लिख दिए जिससे कम से कम उदाहरणों से मैं फ्री हो जाऊँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है। तो जिनके लिए विलयन का वाष्प दाब घटक के वाष्प दाब से कम प्राप्त हो उनको बोलते हैं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग का मान लेस देन 0 होता है और डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी लेस देन 0 होता है। और इसके उदाहरण में देखें तो इसका पहला उदाहरण है एसिटिक अम्ल, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और पिरिडीन का मिक्सचर। पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N, इसको बोलते हैं पिरिडीन। तो एसिटिक अम्ल और पिरिडीन का मिक्सचर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो एसीटोन, CH3CO, CH3 एसीटोन और एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, इसको पढ़ते हैं एनिलीन। तो एसीटोन और एनिलीन का जो मिक्सचर है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। हो सकता है आपको नाम ये याद ना हो जल्दी से, इसलिए मैं सरल वाले उदाहरण लिख देता हूँ। H2O में HCl मिलाओ, ऋणात्मक विचलन। H2O में NaCl मिलाओ, ये भी ऋणात्मक विचलन के उदाहरण में ही आ जाता है। उसके बाद अगर हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं
और क्लोरोफॉर्म में हम डाईएथिल ईथर मिला रहे हैं। डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5 का होल ट्वाइस O या C2H5O C2H5। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं कि हमने क्लोरोफॉर्म में बेंजीन मिला दी, C6H6 मिला दी, या फिर क्लोरोफॉर्म में आपने एसीटोन मिला दिया, क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला दिया। ये सभी उदाहरण हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 एंड PS लेस देन क्या होगा, PA प्लस PB। अब देखो कभी कभी कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिनमें इनमें से कोई एक विकल्प दिया रहता है और आपसे पूछता है कि कौन सा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे और कौन सा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो फिर आपको उदाहरण याद होने चाहिए, तब जा कर के आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। बट ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, या कुछ फेमस उदाहरण हैं वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल याद करना डिफ़िकल्ट टास्क है। और ऐसा नहीं है कि यही हैं, और भी उदाहरण होंगे, मगर मुझे जितने याद थे उतने मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। तो देखो आपने दो चीज़ें सीख ली, आपने सीधा सीधा सा टॉपिक सीख लिया, आदर्श विलयन क्या होते हैं, उदाहरण क्या है, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उदाहरण क्या है। अनादर्श विलयन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, और दोनों टाइप के मैंने उदाहरण आपको सिखा दिए। आई थिंक अब आपकी बोर्ड परीक्षा का जो क्वेश्चन था वो आपका लगभग पूरा हो गया कि ऐसे विलयन जो तापमान और सांद्रता की विशाल परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम बोलते हैं आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन के बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी एक दो उदाहरण आप एटलीस्ट लिख के उदाहरण में लिख देंगे तो हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। और अनादर्श विलयन में क्या लिखेंगे, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं उनको अनादर्श विलयन कहते हैं। इनको हम पुनः दो श्रेणियों में बांटते हैं, यदि विलयन का वाष्पदाब घटक के वाष्पदाबों के जोड़ से ज़्यादा आता है तो ऐसे विलयन को बोलते हैं कि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, और यदि विलयन का वाष्पदाब घटक के वाष्पदाब के जोड़ से कम प्राप्त होता है तो हम बोलते हैं कि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। और धनात्मक के उदाहरण ये हैं और ऋणात्मक के उदाहरण ये हैं। कोई भी दो तीन उदाहरण लिख करके आप अपना कंटेंट पूरा कर सकते हो। एडिशनल चीज़ क्या है कि आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग का मान 0 है, डेल्टा V मिक्सिंग का मान 0 है। अनादर्श के लिए ये 0 नहीं होता है, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसका मान ग्रेटर देन 0 होता है, और जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है इनका मान लेस देन 0 होता है। तो ये हमारा कंटेंट हो गया। अब हम बात करते हैं धनात्मक विचलन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, किस तरीके से हमारी बात हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर उदाहरण की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उदाहरण हटा रहा हूँ, उदाहरण अब आपको करना है, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो हमने क्या काम किया, एक विलयन लिया A और दूसरा विलयन लिया B। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से आप समझना, सिंपल चीज़ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। हमारे पास दो विलयन हैं, एक विलयन का नाम है A, दूसरे विलयन का नाम है B, और इन दोनों को हमने मिला दिया तो जो विलयन बना उसको हम बोल रहे हैं AB। क्लियर है? इस विलयन A में जो अणु होंगे वो कहेंगे A अणु ये है और A अणु ये है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसको हम बोलते हैं FAA। मतलब विलयन A में जो अणु है उन सब का नाम हमने A मान लिया, तो A और A के बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या कहला रहे हैं, FAA। इसी तरह से विलयन B है, उसमें जो अणु है उनको हम क्या मान रहे हैं, B, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, FBB। इसी तरह से जो AB है उसमें जो बल लग रहा है वो A और B के बीच में लग रहा है, इसलिए इसको हमने किस तरीके से डिनोट किया, FAB से। समझ में आ रहा है? हमने क्या लिया, एक विलयन लिया A, इसमें जितने भी कण मौजूद हैं, जितने भी अणु मौजूद हैं उसको हमने बोल दिया A। सारे अणुओं का नाम क्या है, A। उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या हो गया, FAA। इसी तरह से जो विलयन B है शुद्ध है, अभी ये A शुद्ध है, अभी ये B शुद्ध है, तो जो B शुद्ध है उसमें जो B के बीच में जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, FBB। अब इन दोनों को मिला दिया तो अब A भी मौजूद है और B भी मौजूद है, तो A और B के बीच में जो बल लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे,
FAB। क्लियर है? तो हमने क्या नोटिस किया कि यदि FAB का मान FAA और FBB के मान के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में P बराबर या PS बराबर क्या होगा? PA प्लस PB होगा। देखो समझना थोड़ा सा, हमारे पास कोई विलयन मौजूद है, उस विलयन में जो भी अणु हैं वो वाष्प में बदलेंगे और वाष्प बन करके एक दबाव लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। अब ध्यान से समझना, हमारे पास A मौजूद था, A के अणु वाष्प में बदल रहे थे और वाष्प में बदलने के बाद वो एक दबाव लगा रहे थे, उसको हम बोलते हैं A का वाष्प दाब। इसी तरह से B के अणु वाष्प में बदल रहे थे और उनसे जो दबाव लग रहा था उसको बोलते हैं B का वाष्प दाब। अब हमने दोनों को मिला दिया तो दोनों ही मौजूद हैं, A भी मौजूद है और B भी मौजूद है। अब इस A और B के बीच में अगर लगने वाला बल मान लो ज़्यादा हो जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पर हमारा बल लग रहा था 10 न्यूटन का और यहाँ पर बल लग रहा था मान लो 8 न्यूटन, या ऐसा मान लो कि यहाँ पर बल लग रहा था हमारा 10 न्यूटन का, लगभग 10 न्यूटन का बल इसमें लग रहा था और 10 न्यूटन का बल इसमें लग रहा था। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच में लगने वाला बल का मान भी कितना होना चाहिए? 10 न्यूटन होना चाहिए। तभी यहाँ जितनी वाष्प बन रही होगी उतनी ही वाष्प यहाँ बनेगी और उतनी ही वाष्प यहाँ बनेगी। इसका मतलब जो टोटल आएगा वो दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि विलयन में उपस्थित घटक, ये विलयन है, विलयन में उपस्थित घटकों के मध्य लगने वाला बल घटकों के अणुओं के मध्य लगने वाले बलों के बराबर होता है तो विलयन का वाष्पदाब घटकों के वाष्पदाब के जोड़ के बराबर आता है। उसको हम बोलते हैं कि ये आदर्श विलयन है। ठीक है, तो आदर्श विलयन कौन बनाएंगे? खुद से सोचो, जो एक जैसे होंगे। जैसे खुद देखो, जैसे एक क्लास है, मान लो कक्षा 12 के एक क्लास में है, उसमें कक्षा 12 के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मान लो 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं कक्षा 12 के। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, एक कोई नया बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है सुल्तानपुर का है, वो बच्चा आया और आपकी क्लास में बैठ गया, वो भी कक्षा 12 का है, तो वो क्या हो जाएगा? आप लोगों में क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी कक्षा 12 के थे और वो भी कक्षा 12 का था। जब वो आएगा तो आप में मिक्सअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई हेजिटेशन नहीं है। मगर सोचो कि यदि वो बच्चा BSc का होता और वो आपको क्लास में आकर के बैठ गया होता, तो वो टीचर कुछ पूछते वो फटाक से आंसर दे देता। क्यों? उसको तो पहले से ही आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो BSc का बच्चा होता तो वो आप लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाता, वो क्या हो जाता? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता, वो फटाफट आंसर दे देता और आप लोग कहते लो हमें तो समझ में नहीं आया है और ये तो फटाफट आंसर दे रहा है। तो वो आप में मिक्सअप नहीं हो रहा है क्योंकि वो ग्रेजुएशन का है। और मान लो वो हाई स्कूल का होता तो आप लोग आंसर देते, वो गधों की तरह बैठा रहता, उसको सिंबल ही नहीं पता है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह नहीं पता है, मगर आप लोग फटाफट आदर्श और अनादर्श पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई 12th का बच्चा है तो वो 12th की क्लास में मिक्सअप हो जाएगा, मतलब आदर्श विलयन बन जाएगा। BSc का बच्चा आएगा तो वो इंटर वाले बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और हाई स्कूल का बच्चा आएगा तो वो कम इंटेलिजेंट होगा। तो इसका मतलब इंटर की क्लास में इंटर के बच्चे का आना आदर्श विलयन बनना, इंटर की क्लास में ग्रेजुएशन के बच्चे का आ जाना ये क्या हो जाएगा? धनात्मक विचलन। और इंटर की क्लास में हाई स्कूल के बच्चे का आ जाना, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विचलन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो घटक है, ठीक है, कोई विलयन है, इसमें घटक A है और घटक B है, तो घटकों के मध्य लगने वाला बल जो है यदि घटकों के अणुओं के मध्य लगने वाले बलों के बराबर हो तो कुल वाष्पदाब घटकों के वाष्पदाब के जोड़ के बराबर रहता है, मतलब वो आदर्श विलयन का निर्माण करता है। अब उदाहरण देखो, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल ये लगभग एक जैसे एक ही फैमिली के हैं। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसकी ध्रुवता और इसकी ध्रुवता कैसी है? समान है। तो ये लगभग एक जैसे हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो ये लगभग आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। देखो जनरली आदर्श तो कुछ भी नहीं होता है, आदर्श तो होते ही नहीं है, ठीक है, मगर हाँ हम इनको मान सकते हैं कि इन विलयनों को अगर हम मिलाएंगे तो आदर्श विलयन की तरह ये व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। और जब आदर्श विलयनों के घटकों को मिलाया जाता है, मतलब कोई विलयन है अगर वो आदर्श है तो हमने अगर घटक को मिलाया
तो ना तो ऊष्मा निकलती है ना ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऊष्मा निकल नहीं रही है, ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, ना तो ये ऊष्मा छेपी है ना ऊष्मा शोषी है। इसका मतलब जो एंथैल्पी, मिक्सिंग की जो एंथैल्पी है, मिक्स करने वाली एंथैल्पी है, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल को अगर हम मिला रहे हैं तो उस एंथैल्पी का मान कितना है, 0 है। 1 लीटर इसका लिया 1 लीटर इसका लिया तो जुड़ने के बाद 2 लीटर ही आएगा, मतलब आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग का मान भी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एफ ए बी या ए बी के बीच लगने वाला बल ए और बी के बीच में लगने वाले बल के अगर बराबर हो, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 हो, डेल्टा वी मिक्सिंग का मान अगर 0 हो, तो हम बोलते हैं कि ये आदर्श विलयन की कैटेगरी में है। उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण ले लिया है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के, और ढेर सारे उदाहरण हमने आपको सिखाए थे, जैसे बेंजीन है और टोलुइन है, ये भी एक ही जैसे हैं। इनको भी अगर आप मिलाओगे तो मिलाने पर आप देखोगे ना तो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है ना आयतन में चेंज हो रहा है, और इनके अणुओं के बीच लगने वाला बल बेंजीन के अणुओं के और टोलुइन के अणुओं के बीच लगने वाले बलों के लगभग बराबर है। इसलिए ये भी विलयन कैसा बनाते हैं, आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। उदाहरण ढेर सारे हैं, कोई भी उदाहरण लेकर के आप अपने आंसर को लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं धनात्मक विचलन की। पहले समझ लेना, अगर हम आदर्श विलयन का ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ इस तरह बनता है, ध्यान से समझना। ये हमारा ग्राफ है, आपको हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर हमारा केवल ए है, बी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर हमारा केवल ए 0 है और पूरा का पूरा क्या है, बी है। ये देखो दो चीज़ें हैं, ए है और बी है। अगर पूरा ए है मतलब प्योर ए है, बी है ही नहीं है, तो सारा का सारा वाष्प दाब किसका होगा, ए का होगा। यहाँ पर ये अक्ष जो वाई अक्ष है, यहाँ पर है वाष्प दाब, यहाँ पर हमने क्या लिया है, वाष्प दाब लिया है। तो आप बताओ शुरुआत में सारा का सारा ए था, तो सारा का सारा वाष्प दाब ये किसका हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम ए की मात्रा कम होती जाएगी बी मिलाएंगे, जैसे हमारे पास ए है उसमें हमने बी मिलाया, तो अब जब जैसे बी पहुंचेगा तो ए का मोल प्रभाव तो घटने लगेगा ना। तो देखो आगे जाएंगे तो ए की मान घटेगी और बी की मान बढ़ेगी, तो ए का जो वाष्प दाब है वो लगातार क्या हो जाएगा, घटता जाएगा इस तरह से। इसी तरह से अगर हम इस साइड में बात करें, सारा का सारा बी था, मान लो बी का वाष्प दाब ये था, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं पी बी 0, इसको बोल रहे हैं पी ए 0। अब हमने बी में ए मिलाना शुरू किया तो बी की मात्रा तो घट रही है और ए की मात्रा बढ़ रही है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ किसका बनेगा, दूसरे घटक का। देखो यहाँ पर ये बनाएगा पी बी बराबर चाई बी पी बी 0, और ये घटक क्या बना रहा है, पी ए बराबर चाई ए पी ए 0, और इन दोनों का ये घटक बनेगा, ये कहलाएगा टोटल विलयन का P बराबर चाई ए पी ए 0 प्लस चाई बी पी बी 0। ठीक है, तो ये जो विलयन मतलब ये जो हमारे पास ग्राफ है ये आदर्श विलयनों के लिए ग्राफ होता है। ठीक है, आदर्श विलयनों के लिए ग्राफ होता है। अब हम बात करें धनात्मक विचलन की, तो ध्यान से समझना। धनात्मक विचलन तो देखो समझना, अगर एफ ए बी के बीच में लगने वाला बल कमजोर है, समझना, जैसे यहां पर लग रहा था 10 न्यूटन का, यहां लग रहा है 10 न्यूटन का, और इन दोनों को मिलाया तो जो बल लगने वाला बल है वो है 8 न्यूटन का। तो या ऐसा मान लो ये 10 न्यूटन का है, ये 8 न्यूटन का बल लग रहा है, इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर बल कितने का लगने लगा, 6 न्यूटन का। तो अगर दो घटकों को मिलाने के बाद जो विलयन बन रहा है उस विलयन में मौजूद घटकों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल यदि घटकों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल से भी कमज़ोर है, एफ ए से भी छोटा है और एफ बी से भी छोटा है, मतलब बल बहुत कमज़ोर लग रहा है। बताओ इनके अणुओं को कितना फोर्स बांधा हुआ था, 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना बांधा हुआ था, 8 न्यूटन, और जब इन दोनों को मिलाया तो बल कितना हो गया, 6 न्यूटन।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अणु जब कमजोर बल से बंधे होंगे तो जल्दी जल्दी वाष्प में बदलेंगे। जब वाष्प ज़्यादा बनेगी तो जो वाष्प दाब होगा इट शुड बी ग्रेटर देन Pa प्लस Pb होगा। समझ में आ रहा ना? तो अगर विलयन का वाष्प दाब घटक के वाष्प दाब से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। और ऐसे विलयनों में सामान्य तौर पर देखा जाता है कि डेल्टा H का मान ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा H का मान ग्रेटर देन 0 होने का मतलब आपको पता है ऊष्मा बताओ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये, ठीक है। और आप इसमें 1 लीटर और 1 लीटर मिलाओगे तो आंसर 2 नहीं आएगा बल्कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसका मतलब डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी क्या होता है, 0 ग्रेटर देन 0 होता है धनात्मक विचलन के लिए। तो देखो हम इसी ग्राफ में बना दे रहे हैं कि अगर हम धनात्मक विचलन का ग्राफ बनाएंगे तो देखो A के लिए ग्राफ थोड़ा सा उठा हुआ आएगा, B के लिए भी ग्राफ थोड़ा सा उठा हुआ आएगा, और जो पूरा विलयन है उसके लिए भी ग्राफ क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ आएगा। इसका मतलब जो रेड लाइन है PS ग्रेटर देन क्या होगा, चाहिए Pa0 प्लस चाहिए Pb0। यहाँ पर अगर हम देखें तो Pa ग्रेटर देन क्या होगा, चाहिए Pa0, और यहाँ पर Pb ग्रेटर देन क्या होगा, चाहिए Pb0, ठीक है। और अगर हम ऋणात्मक विचलन की बात करें, तो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, जो लगने वाला बल है वो ज़्यादा होगा किससे, FAA और FBB से। अगर ये 10 न्यूटन है या 8 न्यूटन है तो यहाँ जो लगने वाला बल है वो 18 न्यूटन है। बताओ जब ज़्यादा बल से बंधा होगा तो वाष्प कम बनेगी, और जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, Pa प्लस Pb से। और डेल्टा H मिक्सिंग का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और आयतन भी यहाँ पर घट जाता है। डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और इसके ग्राफ में ये जो मैंने लाल लाइनें ऊपर बनाई हैं इसी को आप नीचे की तरफ बना दीजिएगा इस तरफ से, ऐसे ये हो जाएगा A के लिए, ऐसा हो जाएगा B के लिए, और ये ग्राफ बन जाएगा टोटल विलयन के लिए। आप किताब देखिएगा उसमें बढ़िया तरीके से ये ग्राफ बने हुए हैं। तो इस ग्राफ को आप इस तरह से बना लीजिएगा। किताब से एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है। किताब से पढ़ने के बाद फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। एक बार में हो सकता है ये चीज़ ना आए, फिर भी मैं समरी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यदि हमारे विलयन का वाष्प दाब घटक के वाष्प दाब के जोड़ के बराबर होता है, मतलब राउल्ट के नियम का पालन होता है प्रत्येक तापमान पर और प्रत्येक सांद्रता पर, तो हम बोलते हैं कि ये आदर्श विलयन है। और यदि आदर्श विलयन है तो जो घटक के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है FAB का मान है वो FAA और FBB के मान के बराबर होगा, ठीक है। डेल्टा H मिक्सिंग का मान 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी 0 होगा। और यदि हम अपोजिट देखें, अगर हम अपोजिट देखें कि डेल्टा H मिक्सिंग जो घटक के अणुओं के बीच लगने वाला बल है FAB है, यदि उसका मान घटक कणों के मान से ज़्यादा हो जाए, बल ज़्यादा लगने लगे, तो वाष्प कम बनेगी, मतलब वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ये केस। और यदि बल कम हो जाए तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। जो धनात्मक करेगा उसमें PS ग्रेटर देन Pa प्लस Pb होगा, डेल्टा H मिक्सिंग का मान भी ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी ग्रेटर देन 0 होगा। और जो ऋणात्मक शो करेगा उसमें डेल्टा H मिक्सिंग का मान भी लेस देन 0 होगा, और डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी लेस देन 0 होगा। अगर सीधा सीधा ग्राफ बना हुआ है तो वो आदर्श विलयन, नीचे की तरफ चला गया तो ऋणात्मक विचलन, और ऊपर की तरफ चला गया तो धनात्मक विचलन। इसको बढ़िया तरीके से बना लीजिएगा, और कम से कम 2-3 उदाहरण आदर्श विलयन के, 2-3 उदाहरण धनात्मक विचलन के, और 2-3 उदाहरण ऋणात्मक विचलन के अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इस पर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।